दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मैं अपने हॉस्टल के कमरे में नीचे वाले बिस्तर पर सो रहा था। आधी रात का समय था। नींद मेरी आंखों पर भारी थी। तभी अचानक मेरे चेहरे पर कुछ गिरा, ठंडा, चिपचिपा। मैं झट से जागा और जब हाथ से चेहरा छुआ तो महसूस हुआ कि वो खून है। मेरी नींद एक झटके में उड़ गई। मैंने तुरंत पास रखे मोबाइल से टॉर्च ऑन की और ऊपर वाले बंक की ओर रोशनी की। मेरी सांसें थम सी गईं। बंक की तख्ती से खून टपक रहा था, टप टप, और एक बूंद सीधी मेरी रजाई पर गिरी। मैं घबरा गया और अपनी आंखें फाड़कर छत की ओर देखने लगा। तभी सामने वाले बिस्तर पर सो रही मेरी रूममेट सुनीता भी उठ गई। क्या हुआ? तू ऐसे क्यों देख रही है? उसने पूछा। मैंने कांपते हाथ से ऊपर की ओर इशारा किया। सुनीता, वो ऊपर वाली। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर साथ साथ ऊपर की ओर देखने लगे। मैंने धीरे से पुकारा, हिना दी, आप ठीक है ना? कोई जवाब नहीं आया। हम दोनों झट से बिस्तर से नीचे उतरे। सुनीता ने लाइट ऑन कर दी। हिना दी अपने कंबल में सिर तक लिपटी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जानबूझकर खुद को छिपा लिया हो। मैंने डरते हुए आवाज दी, हिना दी, उठिए, आप ठीक तो हैं? तभी कंबल के अंदर से धीमी और भारी आवाज आई, क्या हुआ? हिना दी ने अचानक कंबल हटाया। उनका चेहरा नींद से भरा हुआ था। मेरी जान में जान आई। शुक्र है वो ठीक थी। सुनीता ने तुरंत कहा, दीदी, आपकी तख्ती से खून टपक रहा है। हिना दी ने नीचे देखा और जैसे ही बिस्तर पर हाथ लगाया, खून की लाली से वो भी हैरान रह गई। अरे, इतना सारा कैसे? फिर एक पल में उन्होंने समझा, शायद मेरी पीरियड्स फिर से जल्दी शुरू हो गई हैं। वो जल्दी से टॉयलेट की ओर भागी। सुनीता ने लंबी सांस ली और बोली, ओह, तो ये बात थी। हिना दी तो बिल्कुल बेफिक्र है। मैंने भी हाँ में सिर हिलाया। इतना खून और वो आराम से सो रही थी। हम दोनों अपने अपने बिस्तर की ओर लौटे ही थे कि अचानक धड़ाम की आवाज आई। पूरे हॉस्टल की लाइट चली गई। अब फिर से लाइट चली गई। ये रोज रोज क्या हो रहा है? सुनीता झुंझलाकर बोली। उसने बैग से 2 छोटे टेबल लैंप निकाले। एक उसने मुझे दिया और दूसरा लेकर खुद बाथरूम की ओर चल दी। मैं हिना दी को दे आती हूँ, उन्हें अंधेरा बहुत डराता है। लेकिन तभी बाथरूम से एक जोरदार चीख गूंजी, आ! सुनीता बाहर की ओर भागी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। मैं अवाक रह गया। आखिर उसने देखा क्या? क्या सच में सब कुछ सिर्फ पीरियड्स था या कुछ और भी था? वो इतना कहकर चली गई, मुझे जवाब देने का मौका तक नहीं दिया। दरवाजा धीरे से बंद हो गया। मैं वहीं खड़ा था, अजीब सी उलझन में। दरवाजा खुला था लेकिन अंदर कोई नहीं था। सुना श्याओवेन ने कहा था कि वो यहीं है, लेकिन वार्डन आंटी कह रही थी कि वो आई ही नहीं। मैंने उसे मैसेज किया, कोई जवाब नहीं आया। फिर कई बार कॉल किया लेकिन उसका फोन बंद था। मैं सोच ही रहा था कि शायद वो वापस हॉस्टल चली गई हो। तभी मुझे कॉरिडोर में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, टप टप टप, जैसे कोई हील्स में चल रहा हो। धीरे धीरे एक लाल परछाई सामने आई। चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। ऐसा लगा जैसे वो क्सिनजिए हो। वो पास आई और बोली, तू यहाँ क्या कर रही है? उसकी आवाज जैसे पास आती गई। मुझे पक्का हो गया, यही वो थी। रात के समय वो लाल कपड़े में थी। थोड़ा डरावना लग रहा था। मैंने कहा, मैं सुनह श्याओवेन को ढूंढ रही थी। कॉल किया पर उठाया नहीं, इसलिए देखने निकल गई। क्सिनजिए ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसे देखा था। वो जांग लिन के रूम में सोने चली गई है। हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं। जांग लिन और सुनह श्याओवेन बचपन की दोस्त थी, तो उसका वहां जाना आम बात थी। मुझे ज्यादा शक नहीं हुआ। क्सिनजी मेरा हाथ पकड़कर वापस रूम की तरफ खींचने लगी। चल, वापस चलते हैं, मुझे अकेले डर लगता है। जैसे ही हम रूम में पहुंचे, मेरी नजर कमरे के चारों कोनों में जली सफेद मोमबत्तियों पर गई। मैंने पूछा तो उसने कहा, लाइट चली गई है, इसलिए मोमबत्तियां जलाई हैं। मैंने हाँ में सिर हिलाया, क्योंकि क्सिनजी को अंधेरे से डर लगता है, ये सबको पता है। फिर वो ऊपर की बेड पर चढ़ गई और सो गई। मैं नीचे बैठा मोमबत्ती की हल्की रोशनी में खो गया, पर मन में एक अजीब सा शक पनपने लगा। डर लगने पर मोमबत्ती जलाना समझ आता है, लेकिन चारों कोनों में। तभी मुझे सुनह श्याओवेन का वो आखिरी मैसेज याद आया। क्या वाकई क्सिनजी नॉर्मल नहीं है? मैंने तुरंत फोन निकाला और जांगलिन को मैसेज किया। कोई जवाब नहीं, लेकिन उसकी पुरानी स्टोरीज देखी। वो तो अपने पेरेंट्स के साथ ट्रिप पर गई है, हॉस्टल में है ही नहीं। मतलब क्सिनजी झूठ बोल रही है। अब सब कुछ गड़बड़ लगने लगा। पहले सुने का मैसेज, फिर वार्डन की बात, अब ये झूठ। मैंने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज किया। वो दूसरे कॉलेज में पढ़ता है, मेरा बचपन का दोस्त है और बहुत समझदार भी। मैंने सोचा वो सो गया होगा, पर मेरे मैसेज का तुरंत रिप्लाई आया, इतनी देर रात तक क्यों जाग रही हो?
मैंने उसे पूरी बात बताई और उसने जवाब दिया, चारों कोनों में सफेद मोमबत्तियां। ये मेरे दादा ने बताई एक सैक्रिफाइस रिचुअल की निशानी है। उसके दादा एक फेंग शुई मास्टर थे और उसने भी बहुत कुछ सीखा है। उसने बताया कि कुछ काले रिचुअल्स में इंसानी चर्बी और मोम मिलाकर एक स्पेशल मोमबत्ती बनाई जाती है जिसे वेट वैक्स कहा जाता है। ये मोमबत्तियां जब चार कोनों में जलती हैं तो उसका मतलब होता है सैक्रिफाइस शुरू हो चुका है और उस रिचुअल का बलिदान अक्सर कोई जिंदा इंसान होता है। मुझे डर से पसीना आ गया। इस कमरे में जिंदा इंसान सिर्फ मैं और क्सिनजी ये हैं और बलिदान अगर मैं हूं तो। बॉयफ्रेंड ने कहा, एक काम कर, कोशिश कर उस मोमबत्ती को बुझा सकती है क्या। मैंने खुद को समझाया, शायद ये सब मेरा वहम हो। फिर पानी का ग्लास उठाया और धीरे धीरे पास रखी एक मोमबत्ती के पास गई। क्सिनजी अब भी ऊपर चादर ओढ़े लेटी थी, कोई हरकत नहीं। मैंने हल्के से फूंक मारी, कुछ नहीं हुआ। फिर पानी डाल दिया, मोमबत्ती बुझ गई। मैंने राहत की सांस ली। लगा कि मैं ओवरथिंक कर रही थी, पर तभी मेरी आंखों के सामने उस कोने की बुझी मोमबत्ती फिर से खुद जल उठी। मैं कांप गई। ये सच में वेट वैक्स थी। भागने का मन हुआ। मेरा बेड दरवाजे के पास था, निकल सकती थी, लेकिन तभी बॉयफ्रेंड का मैसेज आया, बिल्कुल मत निकलना। अगर ये सच में रिचुअल है तो ये रूम खुद एक सैक्रिफाइस ऑल्टर है और तू ही उसका प्रसाद है। अगर तू बाहर गई तो वहीं मर जाएगी। उसी वक्त एक अजीब सी महक मेरे नाक में आई, हल्की लेकिन जानी पहचानी। फिर याद आया, वेट वैक्स की बदबू छुपाने के लिए उसमें एक खास खुशबू मिलाई जाती है। अब तो पूरा यकीन हो गया, ये सच में बलिदान का रिचुअल है। मैंने कांपते हुए लिखा, अब क्या करूं। बॉयफ्रेंड ने तुरंत जवाब दिया, अगर रिचुअल रोकना है तो उस मोमबत्ती पर अपनी उंगली की खून की बूंद गिरानी पड़ेगी, वरना तू मारी जाएगी। मैंने मैसेज पढ़ा ही था कि अचानक मेरे सिर के ऊपर से एक ठंडी धीमी आवाज आई, तुझे सब पता चल गया ना। मैंने चौंक कर ऊपर देखा। सिंजी अपने बेड से झुकी हुई थी। उसका चेहरा सफेद था, जैसे खून ही ना हो। वो धीरे धीरे झुकती जा रही थी। उसकी काली आंखें मुझ पर जमी थीं। मैंने घबरा कर कहा, क्या? कुछ नहीं, मैं तो बस अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। लेकिन उसने सुनी नहीं, बस मुस्कुराई, एक डरावनी अजीब सी मुस्कान। वो बुदबुदाने लगी, तुझे सब पता है ना, पता चल गया ना। और फिर वो बिना हड्डियों जैसी लचकती हुई, उल्टी लटकती हुई नीचे उतरने लगी। उसकी लाल सिल्क नाइट ड्रेस की पट्टी कंधे से खिसक गई और मैं डर के मारे मुंह दबाकर चीख रोकने लगा, क्योंकि उसके सीने में दिल था ही नहीं, ये थी भूतों को खाने वाली